ओके, तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट के जो आप लोगों ने पूछे। हालांकि बताने तो सारे ही हैं, लेकिन जो पूछे हैं अभी वो फौरन बता देते हैं। इफ ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा? इसके अंदर आप ये फार्मूले को देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ओके, यही तो लगेगा। यही बेसिकली आपका क्या चीज है, यही डिस्टेंस है। अगर इसका डायरेक्शन इग्नोर कर देते हैं आप, तो क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पर थी तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि रेस्ट पर थी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट फोर्स कह रहे हैं। फोर्स कैसी है बच्चों? कांस्टेंट। और फोर्स होती किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो ये आपका फिक्स्ड होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया फिर। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आपका क्या चीज कांस्टेंट हो गई? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया। तो एक्सेलरेशन भी अगर कांस्टेंट हो गया तो s इज इक्वल टू के टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, सब बच्चों के समझ में आ गया? आंसर इसका क्या होगा बच्चों? आंसर इसका बी होगा। कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियर मोशन में चल रहा है। बेटा अनटिल स्टेटेड अदरवाइज आप उसको यही अज्यूम करेंगे कि वो लीनियर मोशन में है। एक कांस्टेंट फोर्स, अब यहाँ पर तो लीनियर मोशन होना ही है, कांस्टेंट फोर्स है। लीनियर मोशन का मतलब क्या है? लीनियर मोशन नहीं, मतलब कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसके ऊपर। स्ट्रेट लाइन मोशन का, ये आप लीनियर मोशन का बोले स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज आप जो है आप ये लगाइए, नन ऑफ दीज ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये ऑप्शन कौन बच्चे लगाएंगे अगर वो ये भूल जाएंगे कि ये वाली टर्म जीरो होने वाली? तो ये ऑप्शन लगा सकते हैं वो कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t प्लस टी स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं आई? तो एग्जैक्टली ये टी स्क्वायर भी नहीं होगा, यहाँ पर k से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते बच्चों, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स A B C, ये सारे बच्चे जवाब, अक्सर बच्चों ने जवाब दिया है और मेरे ख्याल से सभी ने सही दिया है। हैव एटॉमिक नंबर Z-1 Z+2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें यहाँ पर क्या दिया? B इज ए नोबल गैस। तो B इज ए नोबल गैस मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? Z। इसकी वैलेंसी 0 है। बात समझ में आती है? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। है ना? तो Z आप एटॉमिक नंबर मान लीजिए किसका? 2 + 8 + 8 का। कितना हो गया बच्चों? ये 18 हो गया। राइट? बात समझ में आ गई? नोबल गैस बन गई है, बताइए। यस सर। नोबल गैस बन गई। आप यूं कह रहे हैं कि Z+2 और Z-1, तो Z-1 बच्चों क्या हो गया? 17 हो गया। और Z+2 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 20 हो गया। 19। क्यों बेटा? 2 तो फिर 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा ना? यस सर, सॉरी। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी, है ना? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिलना है तो इसकी नेगेटिव हो जाएगी। और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इसकी प्लस हो जाएगी। बात समझ में आती है? ठीक है, ये बेसिकली नॉन मेटल हो गया। ये आपका क्या हो गया? नॉन मेटल। और यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि ये 17 है तो ये बेसिकली क्लोरीन हो गया। और ये बच्चों क्या हो गया? ये मेटल हो गया। ठीक है, ये 20 किसकी किसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम का होता है। ओके, तो अब ये बताइए, कैल्शियम की 2 वैलेंसी है और क्लोरीन की 1 है, तो किसके 2 एटम आएंगे? क्लोरीन के या कैल्शियम के? देखिए ऐसे एकदम लिख के बताया था, सुनिए ऐसे लिख के बताया था ना, कैल्शियम क्लोरीन। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। ऐसे बताया था ना। तो 2 एटम किसके आएंगे? इसके आएंगे। जिसकी वैलेंसी 2 है उसके 2 नहीं आएंगे, दूसरे वाले के आएंगे। बात समझ में आती? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये किस तरीके का कंपाउंड बनेगा? कौन सी चीज? CaCl2 बनेगा। बनेगा या नहीं? बताइए जरा जल्दी से।
Yes, sir. Yes, sir. कैल्शियम जो है वो 1 आएंगे और क्लोरीन बेसिकली 2 आएंगे। तो हमको बेसिकली क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉन से फिल कराना है, चाहे वो शेयर करा के कराएं, चाहे वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कराएं। तो यहाँ कौन सी बॉन्ड बन रही है बच्चों, जरा कौन बताएगा मुझे? तैयब आरिफ बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बन रही है या आयोनिक बॉन्ड बन रही है? ये Sir, ionic bond. आयोनिक बॉन्ड बन रही है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट? Yes, sir. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना? Transferring of electrons. हाँ, कंप्लीट एक्सचेंज हो रहा है। पूरी बात पे ध्यान दिया करो, मैं कभी भी फंसा सकता हूँ। ये बच्चों जिसने भी सवाल पूछा था ये उसको क्लियर हो गया? वो बच्चा मौजूद है यहाँ पर या नहीं? मैं ये भूल गया हूँ। अब सवाल इतने सारे हो गए, इतने सारे सब्जेक्ट के हो गए, इतने सारे टॉपिक्स के हो गए कि मैं ये भूल जाता हूँ कौन सा किसने पूछा। कोई याद रहता मुझे, ठीक है ना? हालांकि ये सवाल काफी पुराना था, दब गया था नीचे, और मैंने जो है मतलब एक तरह से जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई थी ना, वैसे करके मेहनत करके जो निकाला। बड़े आगे देखिए, ये एक सवाल है, हालांकि बड़ा रीसेंट सवाल है, कल ही आया मेरे पास। ध्यान से देखिए, 2 raised to the power x, 4 raised to the power y and 8 raised to the power x। ये बेसिकली गलत लग रहा है मुझे। 8 raised to the power x नहीं होगा, ये बेसिकली ये 8 raised to the power z होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, 2 raised to the power x is equal to 4 raised to the power y is equal to 8 raised to the power z होना चाहिए, x नहीं हो सकता यहाँ पर x नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 raised to the power x है। तो x की कितनी वैल्यूज होंगी? समझ में आ गई बात? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो एक तो ये बात समझ जानी है आपको कि बेसिकली इसके अंदर ये एरर है। ओके, अगर इम्तिहान में ऐसा एरर नजर आए तो थोड़ी देर वेट करिएगा, या फिर आप अपने इन्विजिलेटर से कह दीजिएगा सर ये हमें एरर लग रहा है, प्लीज कंफर्म कर लीजिए कि क्या कोई करेक्शन आया है या नहीं, है ना? अभी तक आप लोगों ने एंट्रेंस दिया नहीं है एक बार भी, तो इसका रूल बता देता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए इस तरह का प्रिंटिंग एरर होता है और वो पकड़ में आ जाता है, तो यूनिवर्सिटी आमतौर से क्या करती है, इग्नोर कर देती है उसको। इग्नोर करने की वजह जो है वो ये है कि बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा होता है पेपर, और टाइम बहुत कम होता है, 2 घंटे होता है, और पेपर जब खुलता है उसके बाद स्क्रूटनी होती है, पेपर पढ़ा जाता है एक्चुअल पेपर से, तो उसके अंदर करीब आधा घंटा लग जाता है। अब जो जिस सेंटर पर ये बेसिकली पेपर पढ़ा जा रहा है वहां पर क्या होता है कि आधे घंटे बाद पता लगा एरर। बात समझ में आई? आधे घंटे बाद पता लगा। अब हमारे पास 1.5 घंटा है और पूरे हिंदुस्तान में कई सेंटर्स में जो है वो क्या चल रहा है, इम्तिहान चल रहा है, तो वहां सब जगह इन्फॉर्म करना, एक शहर में कई इवन लखनऊ के अंदर 40 सेंटर में होता है। बात समझ में आ रही? तो सब जगह फोन करके बताना कि ये एरर है फला क्वेश्चन में, और वो भी ठीक से नोट करें नहीं करें। तो आमतौर से क्या होता है कि करेक्शन आता नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपके जो लोकल इम्तिहान होते हैं 10वीं क्लास के, है ना, 9th क्लास के, तो वो बहुत ब्रॉड स्केल पर नहीं होते हैं, कुछ स्कूल्स में हो रहे हैं सिर्फ वो, और वो 3 घंटे के होते हैं, और उसको आप इजीली जो है उसके जो एरर्स हैं वो बता सकते हैं। तो अगर आपका करेक्शन आ जाए तो आप करेक्शन कर उस सवाल को सॉल्व करिए, अदरवाइज जस्ट लीव द क्वेश्चन। अगर वो छोड़ने के लायक है तो छोड़ दीजिए आप। बात समझ में आ रही? उसके बाद क्या करना है, आपने तो छोड़ दिया लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसका कुछ सही आंसर भी लगा रखा है, उसके फौरन बाद आप लोगों को ये करना है कि आपको रिटन में एप्लीकेशन देनी है कंट्रोलर ऑफ एग्जाम को, है ना, रिस्पेक्टेड सर करके, और उनको ये बात इन्फॉर्म करनी है कि सर ये सवाल गलत था और हमने इसको इसीलिए छोड़ा है क्योंकि इसके अंदर ये एरर था। बात समझ में आई? तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी, और एक्शन ये लेगी कि किसी का भी वो काउंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपने सोचा कि दूसरा कोई बच्चा बता देगा, तो हर दूसरा बच्चा ऐसी अगर सोचने लगेगा तो कोई नहीं बताएगा, तो यूनिवर्सिटी नहीं करेगी बल्कि कंप्यूटर चेक करेगा। बात समझ में आई? तो कंप्यूटर उस एरर को कैरी फॉरवर्ड कर देगा और आपका नुकसान होगा उसमें। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा जितना भी कुछ मैंने समझाया। अगर नहीं आया होगा तो फिर समझा दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रही बात?
यस सर। ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई कि ये हमारा एरर पता लग गया। बच्चों इसके अंदर क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आप देखेंगे इसको 2 की पावर एक्स, आप देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2y, और इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं 2 की पावर 3z लिख सकता हूं। कोई परेशानी है? नो सर। एक और मुझे एक आपकी इक्वेशन दे रखी है 1/2x प्लस 1/4y, ओके, और क्या दे रखी है, प्लस 1/4z इज इक्वल टू 4। तो 1/2x को तो ऐसे ही लिखा रहने दी, 1/4 को ऐसे ही लिख रहने दी। y को क्या लिख सकता हूं बच्चों यहां से मैं, देखिए सबकी बेस सेम हो चुकी है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, ओके। तो y को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, y इज इक्वल टू x/2, तो यहां पर x/2 लिख दूं, फिर 1/4 को ऐसे ही रहने दूं। z को क्या लिख सकता हूं यहां से बच्चों में, x की टर्म्स में z को क्या लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू x/3, तो यहां पर x/3 इज इक्वल टू 4, राइट। 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2x अपॉन 1/2x, और ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 3/4, और डिनोमिनेटर में x रहेगा, यहाँ पर 4। एलसीएम ले लीजिए, आसान सा सवाल हो गया। 2 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों की? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 3 7, ओके। x इज इक्वल टू 7/16। क्या आंसर है कोई बच्चों 7/16? यस आंसर है, ये डी है, ओके। तो ये सवाल इस तरीके से हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों, ये विजिबल है आपको या लिखूं मैं इसको? सर विजिबल है। मैं पढ़ देता हूं, अगर किसी को नहीं आ रहा होगा, किसी का कभी कभी स्क्रीन भी ऐसे हो जाते हैं ना, धुंधले हो जाते हैं, मॉइस्चर वगैरह आता तो नजर नहीं आता, मैं पढ़ दे रहा हूं। इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड, मतलब एक कॉपर वायर है उसको हमने खींचा है, टू मेक इट 0.1% लॉन्गर। हमने कितना लॉन्गर कर दिया, 0.1%, यानी 1000 मीटर का अगर वो वायर था तो हमने खींचकर उसको कितना कर दिया बच्चों, 1001 मीटर का कर दिया उसको। कितने मीटर का कर दिया, 1001 मीटर का कर दिया, जब ही तो होगा वो 0.1% लॉन्गर, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ डेटा बताकर आपको इसको समझाना चाहा है बेसिकली। देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली। ये बताइए बच्चों, ये बड़ा चेंज हुआ है या छोटा चेंज हुआ है? सर छोटा। सर छोटा। ये छोटा क्या, ये काफी छोटा चेंज हुआ है, बात समझ में आई? ये बहुत ही माइनर चेंज है। तो हम ये मानेंगे कि इसके खिंचने की वजह से, स्ट्रेच होने की वजह से इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई चेंज नहीं आया होगा। सब बच्चों की बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब हम अब ये बहुत तो हम ये मानेंगे, इट विल बी एज्यूम्ड बाय अस दैट एरिया विल रिमेन अनचेंज्ड, और एरिया के लिए कुछ कहा भी नहीं गया। अगर एरिया अनचेंज नहीं हुआ है इसका, तो लेंथ तो बहुत थोड़ी सी चेंज हुई है, तो हम ये मानेंगे इसका वॉल्यूम भी बहुत कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जितना परसेंटेज चेंज इसके अंदर हुआ है उतना ही परसेंटेज चेंज इसके अंदर होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों? बोलिए जरा जल्दी से। तो इसका आंसर जनरली स्पीकिंग वी शुड राइट इट एज 0.1%, ओके। सबको समझ में आ गया? यस सर। तो जितने परसेंट लेंथ के अंदर चेंज हुआ है उतने ही परसेंट। हाँ, अगर हम यूं कहें कि लेंथ को उठाकर 2 गुना कर दिया, लेंथ को उठाकर हमने कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, देन देयर इज ए कंसिडरेबल चेंज, मतलब ये बड़ा चेंज है, 50% चेंज कर दिया हमने, बल्कि 100% चेंज कर दिया, लेंथ को 2 गुना कर दिया। तो अगर लेंथ को 2 गुना कर दिया तो दूसरा सवाल ये उठेगा कि भाई अलग से वायर आपने लगाया उसके सीरीज के अंदर, या उसी तार को खींच के 2 गुना किया है। अगर खींच के 2 गुना किया होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि वॉल्यूम सेम रहना है, वॉल्यूम हम बदल नहीं सकते। बात समझ में आई? तो उस वक्त फिर हम दूसरे तरीके से टैकल करेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी बदलाव आया होगा। बात समझ में आती है या नहीं? बोलिए जरा जल्दी से मेरी बात। यस सर।
वॉल्यूम होता किसके बराबर है? वॉल्यूम होता किसके बराबर है? लेंथ इंटू एरिया होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। तो अगर लेंथ को 2 गुना कर दिया है तो एरिया आधा हो चुका होगा या नहीं? जरा जल्दी से बताइए। यस सर। लेंथ को 2 गुना कर, अब इस सवाल को यहीं पर मैं कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई वायर था, उसको उठाकर हम क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। उसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो ऑटोमेटिकली एरिया कितना हो जाएगा? जरा जल्दी से बताइए। 1/2 टाइम्स हो जाएगा या नहीं? है ना, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसकी वजह से 2R हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरी बात क्या होगी? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ रही है क्या? आ रही? तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब देखिए यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो चुका है? 1/2, तो एरिया के नीचे 2 लगाएंगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर भी इसकी वजह से भी 2R हो जाएगा। तो दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट क्या पड़ेगा कि रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा। सब बच्चों के समझ में बात आ गई ये वाली या नहीं? यस सर। ये वो सिचुएशन थी जब हमने बेसिकली तार को क्या किया था, स्ट्रेच किया था। हमने क्या किया था, वायर बेसिकली स्ट्रेच हुआ था, खींचा गया था, अलग से कोई वायर नहीं लगाया। ओके, आई होप कि इतना एक्सप्लेनेशन काफी, कभी कभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने से भी कंफ्यूजन हो जाता। ये वही सवाल है। ठीक है बच्चों, ये सवाल भी पूछा है मुझसे तो मैं इसको भी बताऊंगा। कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 4A फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको मैंने बताया था, याद होगा, जब भी हम ऐसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, किसी भी चीज की कोऑर्डिनेट लिखते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट लिखते हैं हम, सपोज ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ओके, तो ये x क्या चीज है? x क्या चीज है? x ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज x। तो ये बेसिकली क्या चीज होगी? डिस्टेंस फ्रॉम y हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये क्या चीज है? ये जो हाइट है बेसिकली, ये बेसिकली y है जो यहां पर शो कर रखा है। तो ये y क्या चीज है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, तो जो y कोऑर्डिनेट होता है, उस जो y कोऑर्डिनेट होता है वो बेसिकली क्या चीज होती है? वो होती है x से डिस्टेंस, x एक्सिस से, और जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या चीज होती है? y एक्सिस से आपके डिस्टेंस होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर x एक्सिस से पूछा है आपको, क्या पूछा है? x एक्सिस से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा A। बात समझ में आई? A इज इक्वल टू, तो यहां पर इसके अंदर अब प्रॉब्लम क्या होगी कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 4A फ्रॉम x एक्सिस इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y। तो डिस्टेंस फ्रॉम y कितना है? 4 है। बात समझ में आई? तो इसका हाफ, तो ये किसके बराबर हो जाना है? ये बेसिकली A के बराबर हो जाना है। ये किसके बराबर हो जाना है? A के। तो आंसर आएगा 2। क्या बच्चों समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो पढ़ते ही हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी अगर किसी ने शुरू की चीज नहीं देखी है तो उसको हो सकती है प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक दूसरे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया उसी टाइम जब मैं लिख रहा था। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन था बच्चों, उसको क्या किया है हमने? एक स्टोन था, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। बात समझ में? और यहाँ जो हमने वेलोसिटी रखी थी वो किसके बराबर रखी थी? वो रखी थी हमने 40 मीटर पर सेकेंड। यानी ये बेसिकली जो वेलोसिटी थी, ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? द स्टोन रीच द मैक्सिमम हाइट इन t सेकेंड। तो बच्चों ये स्टोन ऊपर गया और यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जरा जल्दी से बताइए। अगर फ्री फॉल हो रहा है तो ये 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जरा जल्दी से बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा है? t लगा है। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो हाइट है वो बेसिकली क्या है बच्चों? वो h मैक्स है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है?
नो सर। अब ध्यान से देखिए, जरा ये बताइए t की वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें किसी इक्वेशन की जरूरत है यहाँ पर, जबकि हमें g 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, सारे बच्चे सुनिएगा, जिनके समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके नहीं आ रहा उनके समझिए। ये बताइए हमने किस वेलोसिटी से फेंका था इसको, 40 से फेंका था, एग्री कर रहे हैं सब लोग? यस सर। ये मुझे ये बताइए कि 1 सेकंड के बाद ये करीब करीब यहां पर आ चुका होगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर 30 मीटर पर सेकंड। हाँ देखिए, 1 सेकंड बीत गया और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कम हो रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को? यस सर। एक और सेकंड बीतेगा, यानी 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जरा जल्दी से बताइए। 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया ये 4 सेकंड के बाद। तो इसका जो t है ना बच्चों, t तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल टाइम है 4 सेकंड। टोटल टाइम कितना है? 4 सेकंड। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है जब t/2 सेकंड हो, यानी t 2 सेकंड बाद पूछा है हमसे कि t 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कहां होगी। क्या ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया? इसको मिटा दूं कैलकुलेशन करने के लिए? यस सर। ये जितना भी मैंने आपको समझाया है, इसके लिए ना तो आपको लिखना है इम्तिहान के अंदर कुछ, ना इसके अंदर कुछ समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि हमें किस ड्यूरेशन पर काम कर रहा है। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। तो आप देखिए, अब बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है कि ये बॉल जो है यहां से जा रही है, यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है बच्चों? यहाँ पर इसकी 40 मीटर पर सेकंड है, राइट। और यहां से यहां तक जाने में जो इसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। बात समझ में आ रही? तो आपको बेसिकली क्या निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक जाने में जो बेसिकली हाइट इसकी है ना, इसको आप कहिए स्मॉल h। 4 सेकंड है बेटा, हाफ सेकंड के लिए करना है, t/2 सेकंड के लिए निकालना है। ओके सर। t/2 सेकंड तक किस हाइट तक पहुंचेगा वो? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या करें बच्चों? इसमें बहुत ही आसान है। आप ये फॉर्मूला लगा दिए, s = ut + ½ at²। ओके, तो ये आपका h हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 40 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर माइनस लिखेंगे। ओके, लेट यू प्लीज फोकस हियर। यहां पर बच्चों क्या लिखेंगे? रेड से लिख रहा हूं मैं, माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि g का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। समझ में आ रही है बात? ओके, और फिर यहां पर 2। बताइए सब कुछ क्लियर है इस इक्वेशन में या नहीं? यस सर। है ना? तो बहुत बच्चों, ये तो 80 हो गया और ये 2 इसके स्क्वायर को काट देगा, तो ये कितना हो गया? ये 20 हो गया। आंसर कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये बेसिकली क्या कह रहे हैं? ये फिगर है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट A सेमी सर्किल आर drawn on AB, AC and BC as diameters. Find the area of the shaded region. ठीक है, ये हमसे पूछा। यूं कह रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल है। क्या है? एक राइट ट्राइंगल। ये बेसिकली 90 डिग्री यहां बना हुआ है, राइट। बात समझ में आती है सब बच्चों को? एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसको डायमीटर मानिए और यहाँ पर एक क्या खींचिए? सेमी सर्किल खींचिए। ओके, ये क्या चीज है बच्चों? सेमी सर्किल। ओके, सारे ही सेमी सर्किल है। और एक सेमी सर्किल कहां पर खींचिए? एक सेमी सर्किल यहां पर। ये भी बेसिकली आपका क्या है? सेमी सर्किल। तो ये आपका 4 था, ये आपका 3 था, तो ये 5 हो जाना है। ठीक है, इसमें तो कुछ परेशानी नहीं। बोलिए जरा जल्दी से। नो सर। अच्छा, एक आप इसको डायमीटर मानिए 5 को, और 5 को डायमीटर मानेंगे तो ये तीनों वर्टेक्स से पास होगा, क्योंकि ये एंगल 90 बना हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। तो ये भी बच्चों सेमी सर्किल बन गया। ठीक है, तो आई होप कि आपके फिलहाल प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम है क्या, हम चाह क्या रहे हैं। तो हमको ये जो बेसिकली शेडेड रीजन है ना, इसका क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है।
क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब मैं इसको तीन अलग अलग आपके फिगर बनाकर स्प्लिट कर दूंगा और उसके बाद बहुत हलवा सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं क्या करूं, ये जो मेरी पांच लेंथ है इसका सेमी सर्किल बना दूं। क्या बात क्लियर हो गई? ओके, यस सर। फिर मैं Yes, क्या sir. करूं, ये ट्राइंगल जो है इसका अलग एरिया निकाल लेता हूं। ये आपकी 4 है, ये आपकी 3 है, ये 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से निकल आएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूं कि ये जो मेरा पास 3 है ये सेमी सर्किल निकाल, ये वाला ऊपर सफेद वाला। ठीक है, और फिर मैं क्या करूं कि ये इसका एरिया निकाल, ये जिसकी 4। ओके, सब क्रिस्टल क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात या नहीं? यस सर। यस सबका एरिया निकाल लीजिए आराम से। क्या करिए, सबका एरिया निकाल लीजिए। आपको इस प्रॉब्लम के अंदर कौन से पोर्शन का एरिया निकालना है पहले वो समझ लीजिए। ध्यान से देखिए, आपको ये वाला देखिए, ये वाला दिख गया? यस सर। ये मैंने अंदर जो जलेबी बनाई है ना, ये वाला, ये बड़ी कड़वी जलेबी है। ठीक है, अरे दिख रहा है तुम लोगों को या नहीं? तो ये मुझे ही दिख रहा है। यस सर। ठीक है, Yes, ये sir. पीला वाला, पीली जलेबी तुमने पहली बार खाई हो। अब आप इसका एरिया निकाल, इसका आपको रेडियस पता है, निकाल सकते हैं, इसकी तीनों चीजें पता है, निकाल सकते हैं, ये इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, एरिया सारे निकाल सकते हैं आप। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं बोलूं A1, इसको मैं बोलूं A2, इसको मैं बोलूं A3, इसको मैं बोलूं A4। ठीक है, बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं। अगर मैं A1 में से A2 घटा दूं तो ये जो जलेबी वाला एरिया है ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। Yes, sir. क्लियर हो गया सब बच्चों को? A1 में से A2 घटा दिया मैंने, A1 में से A2 घटा दिया। आइए बताइए, A3 और A4 इन दोनों को जोड़ दूं मैं, A3 और A4 इन दोनों को जोड़ दूं और इसमें से ये जो घटने वाला एरिया है इसको घटा दूं, A1 माइनस A2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा या नहीं? यस सर। ठीक है, करके देख लिए इसको, मैंने करके नहीं देखा है, मैं खाली यही बता दे रहा हूँ, आप लोग करके देखिए इसको। और इम्तिहान के अंदर ट्राई मत करिएगा इसको, अभी करिए, डायरेक्ट इम्तिहान में नहीं, अभी कर लीजिए, क्या पता आ जाए इम्तिहान में, कुछ पता नहीं। एक बार ऐसे ही 2 दिन पहले सवाल करा रहा था, वो एग्जैक्टली वैसा रख के आ गया इम्तिहान के अंदर। कुछ कौन सा सवाल आ जाए, कभी कभी ये होता है कि 6 महीने पहले जो पढ़ा था वो सवाल आ गया। ये सवाल बच्चों ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन बताएगा? सर 30। सर 6। इसमें सही आंसर नजर आ रहा है कहीं? नो सर। यस सर। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ये शायद पूछी भी इसीलिए है जिस बच्चे ने ही पूछी है। अगर हमसे पूछा है x इज इक्वल टू, और यहां पर लिखा है p और अंडर रूट और फिर p और फिर अंडर रूट और फिर p फिर अंडर रूट और फिर p, है ना, और ये चलता चला जा रहा है। ये मैंने वीडियो में अपलोड भी कर रखा है आपको। खास बात क्या है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ऐसे वाले केस में जो x की वैल्यू है वो p के बराबर हो जाएगी। अगर इसको ऐसे लिख दें, अगर इसको हम कैसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, x इज इक्वल टू p, इस p को बाहर निकाल, एक p को बाहर निकाल दें, फिर p, है ना, और ये आगे चलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? p स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, वो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। ये कब होगा? जब ये इंफिनिटी तक जा रहा होगा, ये बात याद रखिए, ये इंफिनिटी तक जाना जरूरी है इसका। अगर इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है तो फिर दूसरे फॉर्मूले लगते हैं, ये बात याद रखिए, जो डिस्कस किए हैं हमने शायद। तो करेक्ट आंसर इस बच्चों इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर मस्ट बी x इज इक्वल टू 30। सब बच्चे नोट करेंगे इसको, ठीक है?
तो इसमें यहाँ पर गलती हो गई होगी, क्या नाम है, देख नहीं पाए होंगे, तो इसलिए ये गलती आगे चली गई है, इसमें कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं दे रखा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, दूसरा बच्चों क्या है प्रॉब्लम, ए सर्टेन फोर्स अप्लाइड टू मास m1 गिव्स, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, बिल्कुल अननोन स्टूडेंट ने भेजी है, तो मैं आमतौर से नॉन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम अच्छी खासी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ठीक लगी तो मैंने ये इंक्लूड कर ली। गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली कोई अननोन फोर्स है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है बच्चों, ठीक है, उसमें क्या किया कि कोई मास है m1, इसके ऊपर अगर ये फोर्स अननोन फोर्स लग रही है तो हमको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो मिल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, बात समझ में आती है। यही फोर्स अगर हम कोई दूसरा मास है m2 इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो हमको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी दोनों बार फोर्स सेम है, अगर हमने मास बदला तो जाहिर सी बात है ये एक्सेलरेशन बदल जाना है, ठीक है, ये डेटा हमको दे रखा है इतना। अब हमसे यूं कह रहे हैं कि इन दोनों मासेस को क्या करिए, आप कंबाइन कर दीजिए, यानी m1 प्लस m2 कर दीजिए और सेम फोर्स दीजिए, तो यहां पर जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसको बताइए। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये स्मॉल लेटर यूज कर लिया मैंने यहाँ पर, इसलिए कैपिटल में लिख रहा हूं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम सिंपल बात जानते हैं। तो बच्चों जरा यहाँ की बात आते हैं, पहली वाली जो बात है वो लिखते हैं, F इज इक्वल टू m1 इंटू 10, ठीक है, गलत तो नहीं लिखा मैंने, बोलिए जरा जल्दी से। नो सर। अच्छा, अब दूसरी वाली इक्वेशन से लिखिए, F इज इक्वल टू m2 इंटू 15, सॉरी मैंने 10 लिख दिया, इसको क्या लिखना चाहिए बच्चों हमें, 15, ठीक है, बात समझ में आ गई। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, कोई परेशानी आ सकती, ठीक है। अगर तीसरी इक्वेशन लिखें हम, तीसरी वाली कंडीशन, तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक है, ये तीसरी हो गई। क्लियर, यहां तक सब कुछ क्लियर है, सिंपल है। यस सर। अब ये तीसरी इक्वेशन जो है इसको आप m1 से डिवाइड कर दीजिए, तीसरी इक्वेशन को m1 से डिवाइड कर दीजिए। बच्चों ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बोलिए सर ए m1 से डिवाइड नहीं, बेटा एक, ये दोनों मल्टीपल ही तो हैं, तो एक किसी भी एक से डिवाइड करेंगे, किसी भी एक को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये f अपॉन m1 यहां से निकाल सकते हैं या नहीं, 10 आ जाएगा या नहीं? यस सर। 1 को निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस m2 अपॉन m1 निकालना है, तो जरा इन दोनों इक्वेशन को देखिए, 1 अपॉन 2 अपॉन 1 कर दीजिए, 2 अपॉन 1 कर दीजिए, क्या कर दिए, 2 अपॉन 1, तो f अपॉन f तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 15 m2 अपॉन 10 m1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 15। क्या क्लियर हो गया? कौन सा वाला? सर यहाँ पे m1 अपॉन m2 अपॉन m1 वाला समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? सर ये जो थर्ड के नीचे है ना, f अपॉन n1 इज इक्वल टू 1 प्लस m2 अपॉन n1 इंटू a। ध्यान से ये बताइए, ये थर्ड इक्वेशन नजर आ रही है आपको अच्छे से? इस पूरी इक्वेशन को m1 से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दीजिए, m1 से डिवाइड कर दीजिए। मैं दोबारा सही से लिख के बताया, ध्यान से देख, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको m1 से डिवाइड कर रहा हूं, ओके, कर सकता हूं मैं ऐसा, तो इसको भी m1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बोलिए।
Yes, sir. Yes, तो sir. ये क्या हो जाएगा f अपॉन m1 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब मैं इसी वाले पोर्शन को डिवाइड कर रहा हूँ m1 से, एक्सेलरेशन से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बोलिए जरा जल्दी से। तो ये नहीं हो जाएगा m2 अपॉन m1 इंटू a, बताइए सही है या गलत है? Yes, sir. ठीक. ठीक है, Yes, sir. तो बेटा f अपॉन m1 मैंने कैसे निकाला, देखिए इस इक्वेशन 1 से निकाला है, f अपॉन m1 इज इक्वल टू 10, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f अपॉन m1 को 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, f अपॉन m1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 लिख सकता हूँ, फिर ये 1 एज इट इज लिख दूंगा, प्लस m2 अपॉन m1 कैसे निकालूंगा, ये देखिए मैंने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखिए, 2 को 1 से अगर डिवाइड करूंगा तो f अपॉन f किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, बोलिए, और 15m2 इज इक्वल 15m2 अपॉन 10m1 हो जाएगा, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा बच्चों, m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 15, क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों के? Yes, sir. इनटू a, ओके क्लियर हो गया, तो ये आपके हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 25 इंटू a, तो a विल बी इक्वल टू, a किसके बराबर हो जाएगा, 150 अपॉन 25 इज इक्वल टू 6, और ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आया है। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, इंशाल्लाह बच्चों सब समझ में आ जाएगा, पेन पेंसिल लेके अगर बैठेंगे इसको करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया, बोलिए जरा जल्दी से।